हेलो। हेलो, हाय सर। हाँ जी बेटे, क्या हाल चाल? बस बढ़िया सर, आपके क्या हाल है? बस ठीक है। कहाँ गायब रह गए थे? सर कुछ नहीं, थोड़ा वाईफाई स्लो चल रहा था, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही थी। इंटरनेट ने दिक्कत कर दी है आजकल। हाँ जी। चलो जी। यस सर। लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसमें कोई दिक्कत? सर अभी तक तो नहीं सर, रिवाइज किया था, अभी तक तो नहीं आया डाउट। ठीक है, मैंने अभी तक बेसिक थ्योरी आपको पढ़ाने की कोशिश की और हाँ मैंने जी। न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ आपका बताया, राइट? राइट सर। तो न्यूटन सेकंड लॉ को मैंने जो आपके सामने काम की बातें लिखी थी लास्ट क्लास में, वो या तो लिखा था नेट फोर्स इज हाँ इक्वल जी। टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, राइट सर। या फिर नेट फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। dt। यस सर। एक लिखा था एवरेज फोर्स इज डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। 30। और एक मैंने इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखा था, इंटीग्रेशन एफ नेट डी टी इज इक्वल टू डेल्टा पी टाइम जीरो से लेकर डेल्टा टी, राइट? डेल्टा टी तक, यस सर। जिसको मैंने बोला था इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। राइट सर। तो डेल्टा पी को इम्पल्स बोल देते हैं, जिसको आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, मोमेंटम। राइट? राइट सर। तो जो ये एफ नेट इज इक्वल टू एम ए है, ये एक वेक्टर रिलेशनशिप है। वेक्टर रिलेशनशिप का मतलब है फोर्स के इन जनरल तीन कंपोनेंट हो सकते हैं। एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो सकता है, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग हो सकता है, और एक जेड जेड एक्सिस। एक्सिस के लॉन्ग हो सकता है। हाँ तो जी। यहाँ से जब इसको मैं एम ए के इक्वल करूंगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी एफ एक्स बाई एम आई कैप प्लस एफ वाई एफ वाई बाई एम जे कैप प्लस एफ जेड बाई एम के कैप। कैप। तो इन जनरल एक्सेलरेशन को भी हम तीन कंपोनेंट में लिख पाएंगे, ए एक्स आई कैप, आई कैप ए वाई ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। के कैप। तो ए एक्स निकालना है, एफ एक्स बाई एम, जी। ए वाई ए निकालना वाई है, एफ वाई एफ वाई बाई एम, और ए जेड कैलकुलेट करना है तो एफ एफ जेड बाई जेड एम। बाई एम। और इसमें एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फोर्स के कंपोनेंट्स। नेट फोर्स के कंपोनेंट्स। ठीक है। यस सर। ऐसा हो सकता है कि फोर्स केवल एक्स डायरेक्शन में लग रही हो, यस सर। वाई तो जेड सी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट नेट फोर्स इन एफ एक्स डायरेक्शन इज एफ, whereas the net force in y direction may be zero, जीरो। net force in z direction may be zero। इससे हम हाँ जी। कंक्लूड कर लेंगे कि x डायरेक्शन में तो एक्सीलरेशन एफ वाई एम आएगी, हाँ जी। y डायरेक्शन में जीरो आएगी, और z डायरेक्शन जेड में जीरो। जीरो आएगी। तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप ऐसा देखेंगे यूजुअली कि आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा और हाँ जी। उसके कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट्स कैंसिल आउट कर रहे होंगे और कुछ एड अप करके उसको एक्सेलरेट कर रहे होंगे। एक्सीलरेट करेंगे, राइट सर। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिंपल से क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। तो सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है 3 kg का। इस 3 kg के ऑब्जेक्ट पे हाँ जी। फोर्सेस लग रही हैं। तो सपोज इस पे एक 20 न्यूटन की फोर्स इधर लग रही है, हाँ जी। और एक 10 न्यूटन की फोर्स इधर लग रही है, और एक सपोज 6 न्यूटन की फोर्स इधर लग रही है। हाँ जी। और आपसे पूछा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जी आंसर। होगी सर इसकी एक्सेलरेशन 10/6 का मैग्नीट्यूड 100 प्लस आप 36 इस सर रूट। लगने वाली फोर्सेस को रिजल्टेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। यस सर। और सर आप तो इस पे इधर की तरफ 20 - 10 यस सर, ऊपर की तरफ 6 ही रहेगी। और ऊपर की तरफ 6 न्यूटन की फोर्स लग रही है। हाँ जी। तो आप कह और सकते रिजल्ट। हैं इधर आ रहा होगा। हाँ जी।
अब या तो आप रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, हाँ जी, रूट 136 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 136। 36। हाँ जी। तो बस इतना ही रहेगा, मुझे लग नहीं रहा है इसको आगे सिंपलीफाई करना। तो वरना वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज यू कैन से कि 20 न्यूटन वाली डायरेक्शन में आई कैप मान लेते हैं, हाँ जी, 6 न्यूटन वाली डायरेक्शन में ये क्या? कैप मान लेते हैं। तो एक तो तरीका, यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल दो, एक्सेलरेशन हो जाएगी नेट फोर्स अपॉन मास मास, यस सर। 136 बाई मास, 3 मीटर पर। अच्छा 3 kg दे रखा है ये सर। और इसकी डायरेक्शन बताने के लिए एंगल बता देंगे, हाँ जी, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस यस 0.6, 0.6, यस सर। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अब 0.6, 6 विद 20 न्यूटन फोर्स, है ना। यस सर। 20 न्यूटन, तो ऐसे बता देंगे कि जो 20 न्यूटन की फोर्स है उससे 0.6 tan इनवर्स 6, एंगल पे एक डायरेक्शन बना लो, उस डायरेक्शन में acceleration आएगा। अच्छा। और we could write F as 10 I cap plus 6 J cap। हाँ जो जी सर। हमने I cap मानी है और जो अभी J cap मानी है ना, हाँ जी, यस सर। एक्सेलरेशन हो जाएगी फोर्स अपॉन मास, तो 10/3 I cap प्लस 6/3 J cap, तो 10 6 6 I cap और 2 J cap। तो आप जे कहेंगे वेक्टर के दो कॉम्पोनेंट हैं, अच्छा, तो एक राइट साइड की तरफ 10/3 और ऊपर की तरफ 2, 2। यस सर। क्लियर। हाँ जी सर, क्लियर हुआ सर। एक सेकंड होल्ड करना जरा। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ बेटे, यस सर। तो ये एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास वेक्टर फॉर्म में, तो एक वेक्टर फॉर्म, क्वेश्चन का तरीका हो गया। हाँ जी, और एक एग्जांपल लेते हैं थोड़ी सी यस देर सर। इसको और टेस्ट करने के लिए। तो सपोज ये मेरे पास एक 10 kg का ऑब्जेक्ट है हाँ जी, और इस पे एक फोर्स लग रही है राइट साइड की तरफ हाँ जी, 20 न्यूटन, और एक फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ 5 न्यूटन। 5 न्यूटन, ठीक है, हाँ जी, तो दो टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक, हाँ जी, व्हाट इज द force required to keep the object in equilibrium, मतलब सर मतलब उसको रेस्ट में रहना चाहिए। दूसरा, what is the least force फोर्स, required so that the object accelerates हाँ जी, इन एक्साइड डायरेक्शन, in the direction of 20 Newton force। ठीक है, हाँ जी सर। थर्ड पार्ट है, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ जी, what is the least force required so that हाँ जी the object accelerates in a direction सर। making 30 degree with 20 Newton and 60 degree with 5 Newton। The object's acceleration is in the direction through the Least force required so that the object accelerates in a direction हाँ जी, with 20 Newton force and 60 degree with 5 Newton। हाँ जी सर। वो इक्विलिब्रियम वाले में हमें मैग्नीट्यूड बताना है वेक्टर फॉर्म में? अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बतानी पड़ेगी। ठीक है सर। हाँ जी सर।
40. कुछ सकता है 5 30 12 775 1 7 5 root 17. So magnitude is 5 root 17 for the first part, and the direction is minus 20 I cap minus 20 J cap. क्या -20 आई कैप So minus 20 I cap minus 5 J cap. 5 जी कैप। हाँ जी, तो ये डायरेक्शन थोड़ा, ये तो फोर्स वेक्टर फॉर्म में बता दी, डायरेक्शन कहाँ बताई तुमने? डायरेक्शन से कोई बता देता अगर वो ऐसे। तो फर्स्ट पार्ट में आप एक डायग्राम बना के दिखाओगे, हाँ आप जी, एक 20 न्यूटन की फोर्स इधर लग रही है, एक 5 न्यूटन की फोर्स इधर लग रही है, तो क्लियरली इनका जो रिजल्टेंट है वो इधर आ रहा है। आ रहा है, यस सर। अगर इनका रिजल्टेंट इधर आ रहा है तो हमें इसके रिजल्टेंट को बैलेंस करने के लिए इधर फोर्स लगानी पड़ेगी, हाँ जी सर, राइट? राइट तो सर। आप रेफरेंस ले लो कि भैया 20 न्यूटन वाली लाइन को एक्स एक्सिस मान लेते हैं और 5 न्यूटन वाली को एक वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो क्लियरली ये वाली वैल्यू √17 5 root 17। 17 हाँ जी, न्यूटन है। हाँ तो जी, 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर रूट ऑफ 17। 17 तो ये वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड भी 5 root 17 होगा। 17 न्यूटन होगा। और हाँ अगर जी, ये एंगल देखें तो ये एंगल दोनों बराबर होंगे और tan थीटा tan inverse of 1/4 तो थीटा tan इनवर्स 1/4। 0.25 ऐसा कुछ है ना। हाँ जी, यस सर। बोलेंगे कि अगर मैं 20 न्यूटन वाले को एक्स एक्सिस मान लेता हूँ और 5 न्यूटन वाले को वाई एक्सिस मान लेता हूँ, हाँ तो जी, 20 न्यूटन वाली फोर्स के रिस्पेक्ट में काउंटर क्लॉकवाइज एंगल मेजर करो और 5 प्लस tan इनवर्स 0.5 5 इतना 3.25। हाँ 0.25 इतना एंगल बनाना है 20 न्यूटन फोर्स के साथ, ठीक है, यस सर। विथ 20 न्यूटन फोर्स, Force, yes sir. ठीक है। तो ये Release were required to objects accelerate in the direction रिक्वायर्ड of फोर्स इज is 5 5 root 17 Newton. in a direction making angle 5 plus 5 plus tan tan inverse inverse 2.5. 0.5 with 20 न्यूटन फोर्स मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज, है ना। Yes sir. ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। So second का तो -5 J cap हो जाएगा। हाँ, तो सेकंड हो जाएगा कि राइट साइड की तरफ एक्सेलरेट करना चाहते हैं, हाँ तो जी, बेसिकली आपको 5 न्यूटन की फोर्स को कैंसिल करना है। yes sir. मिनिमम फोर्स चाहिए ना आपको, हाँ जी, मिनिमम फोर्स आपको perpendicular चाहिए, to तो it. उसका इफेक्ट केवल इस 5 न्यूटन को कैंसिल करने वाला होना चाहिए। हाँ जी, अदरवाइज दिस कुड हैड एनी पॉसिबल डायरेक्शन जिसका एक कंपोनेंट 5 और दूसरा 5 हो। Yes sir. दूसरा 20. पॉसिबल है ना, एक कंपोनेंट कम से कम 5 होना चाहिए। हाँ तो जी, मिनिमम फोर्स इज 5 न्यूटन डाउनवर्ड्स opposite to the 5 न्यूटन फोर्स। 5 Newton, right sir. So third part क्या था? एक मिनट दिखाते हैं। हाँ मिनिमम जी इज सर, 5 न्यूटन 5 Newton. opposite to the 5 न्यूटन फोर्स अप्लाइड, ऑलरेडी अप्लाइड है ना। Applied, yes sir. चलो थर्ड पार्ट Yeah, है interesting है। फोर्स। Hypnotize करो। Each was required to check acceleration in the direction 30 degree or 20 Newton. ऐसे होगा ऐसे।
इसको तो रिजल्ट हो जाएगा 30 डिग्री या 20 या 5 sin theta that is equals to 5 this is equals to 10 3 होता है इसके बाद तो कुछ नहीं का 10 न्यूटन 10 न्यूटन 4 फिर भी 10 न्यूटन So it should be so magnitude उसका 20 minus 5 root 3 होना चाहिए in the direction minus minus I cap तो रूट 3 की वैल्यू पुट कर दी उसमें ना करूँ नहीं कोई बात नहीं हमें एक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चाहिए उसकी राइट सर 30 डिग्री इधर से और 60 डिग्री इधर से यस सर और जो फोर्सेस ऑलरेडी प्रेजेंट हैं तो 20 न्यूटन और 5 न्यूटन तो ये दोनों फोर्सेस का कंपोनेंट हमारी डिजायर्ड डायरेक्शन में आ तो रहा है हाँ जी आ रहा सर हाँ जी इन दोनों फोर्सेस का कंपोनेंट हमारी डिजायर्ड डायरेक्शन में आ तो रहा है आ रहा लेकिन उसके परपेंडिकुलर भी आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ इस 20 न्यूटन की फोर्स को रिजॉल्व करता हूँ दो कंपोनेंट्स में हाँ जी एक हो जाएगा 20 cos 30 हाँ जी और दूसरा हो जाएगा 20 sin sin 30 ऐसी इस 5 न्यूटन की फोर्स को रिजॉल्व करता हूँ दो कंपोनेंट्स में एक हो जाएगा 5 cos 60 हाँ जी और दूसरा उसके परपेंडिकुलर 5 sin 60 है ना हाँ जी सर तो जो प्रेजेंट फोर्सेस लग रही हैं हाँ जी उनको अगर मैं विजुलाइज करूं हाँ जी उनका इफेक्ट एक तो इधर आ रहा है हाँ जी cos 30 is root 3 by 2 रूट 3/2 राइट सर 60 is 5 by 2 और हाँ उनका जी इफेक्ट इधर आ रहा है 20 sin 30 is 10 10 यस सर 5 root 3 by 2 है ना हाँ जी क्यों हाँ जी हाँ जी सर ये जो दो फोर्सेस थी ये ऐसे लग रही हैं राइट अब ठीक मेरी सर डायरेक्शन चाहिए एक्सेलरेशन की तो मेरे को अपनी फोर्स किधर लगानी पड़ेगी ताकि इधर एक्सेलरेट करे मिनिमम फोर्स सर जे कैप कह रहा हूँ नहीं इधर लगानी पड़ेगी सो वो जे कैप अच्छा वो जे कैप नहीं है ऊपर की तरफ तो भी ये क्या बोलना शुरू कर देगा तेरा मन करेगा नहीं सर जे कैप डैश हाँ तो रिक्वायर्ड फोर्स विल हैव अ मैग्नीट्यूड 10 minus 5 root 3 by 2 ये अब ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा बन गया ना हाँ जी सेकंड सर पार्ट के जैसा बन गया कि नहीं बन गया हाँ जी सर बन गया सेकंड पार्ट में मैंने कहा था 20 के लॉन्ग चाहिए तो आपने उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट खत्म कर दिया था राइट राइट सर हाँ जी
इसमें भी हमने वही किया। ठीक है। यस सर। तो बट मैंने इसको ऐसे किया जैसे अब वो 30 डिग्री के अलाउंग जा रहा है, फोर्स की तो डायरेक्शन मैंने हम जरा एक बार इस फोर्स की डायरेक्शन भी तो निकाल लें, ये डायरेक्शन किधर है। हाँ जी सर निकालते ये हैं। इस ग्रीन वाले एरो की तरफ है ना, इधर इधर की तरफ है ना, हाँ जी सर। यानी इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन थी हमारी 30 डिग्री हाँ जी फिर 20 न्यूटन के साथ, है ना। यस सर 60 डिग्री थी ये भी ये। 30 आएगा हाँ जी। क्योंकि ये 60 आएगा, राइट। हाँ जी सर 60 आया। इन ए डायरेक्शन एट वन 30 डिग्री with जी। 5 न्यूटन फोर्स हाँ जी। एंड 120 डिग्री विद 20 न्यूटन फोर्स। क्यों भाई, ठीक सर है ना। बट फिर सर फिर उसको 30 को क्यों उसको। ये जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूँ, हाँ ये जी। डायरेक्शन 30 डिग्री का एंगल बना रही है 5 न्यूटन के साथ। हाँ हाँ जी। 20 न्यूटन के साथ कितना बना रही है। अच्छा 120 ठीक है। तो 30 दोनों तरफ हो सकता था ना, अगर मैं ये और ये हाँ दोनों जी। एक साथ लिख दूंगा तो अब यूनिटली डिफाइन हो जाएगा ना यार, इधर ही, हाँ जी सर। है ना। हाँ जी सर ठीक है। हम्म। अब तो बता क्या करा था तुमने, कैसे सर किया। मैंने इसमें ऐसे किया जैसे वो 30 डिग्री के लॉन्ग मूव कर रहा है, तो मैंने इसमें टैन से मतलब साइन से निकाल दिया कि उसका रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी। हम्म। तो उससे मेरा 10 आया, 10 न्यूटन। कैसे, किन सर का रिजल्ट। साइन सर 20 ऑफ मतलब सर 20 उस डायरेक्शन में है, 5 ऊपर की डायरेक्शन में है, हम्म। तो उनका ऐसा कुछ रिजल्टेंट आना चाहिए तो 30 डिग्री के उस पे हो। इनका रिजल्टेंट तो 30 पे आएगा ही नहीं, इनका रिजल्टेंट तो कहीं और ही तो है हाँ जी tan इनवर्स 0.25। है ना। हाँ जी सर ठीक है। ठीक है सर। मेथड समझ में आया ये। हाँ जी सब मेथड समझ में आया। क्वेश्चन मेनली नंबर हमने क्वेश्चन इसमें। नंबर 2 की एक डिफरेंट फॉर्म थी। क्वेश्चन नंबर 2 में जो डायरेक्शन थी वो ऑलरेडी एक के लॉन्ग दिख रही, तो तेरे को आसानी से दिख गया, बस 5 न्यूटन लगा दो। हाँ जी इसमें हम थर्ड बना में भी मैंने एक और डायरेक्शन बता दी, तो हमने फोर्सेस को उस डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर लिया। सॉल्व कर। तो ठीक। मेनली इसमें हमने आई कैप और जे कैप को उसके अलॉन्ग बना दिया रिजल्टेंट। हाँ, अब हम अ, इसके आगे चलने से पहले हाँ जी। और क्वेश्चंस करने से पहले ये देखेंगे कि हमें अपने चारों तरफ की दुनिया में रूटीन लाइफ में कौन कौन सी फोर्सेस देखने को मिलती हैं। यस सर। तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दी कॉमन फोर्सेस अराउंड अस, और हाँ हम जी। उनको यूज करके फिर देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। यस सर। हमारे अराउंड कौन कौन सी कॉमन फोर्सेस हैं, तो सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फोर्स जो है, फ्रिक्शन दैट इज द फ्रिक्शन। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन अस। हम सब लोग एक बहुत मैसिव प्लेनेट पे रहते हैं, और हाँ उस जी। मैसिव प्लेनेट की जो ग्रेविटेशनल पुल है वो हमें उस प्लेनेट से बाइंड करके रखती है। हाँ जी हमें उड़ने नहीं देती। उड़ने नहीं देखी। तूने एंग्री बर्ड्स खेली है, एंग्री बर्ड स्पेस, हाँ जी। हाँ जी सर के लिए सर। स्पेस वाली। सर स्पेस वाली नॉर्मल वाली खेलनी थी। एक एंग्री बर्ड इन स्पेस आई थी ना। पता नहीं सर आज देखता हूँ। तो वरना ऐसी कोई गेम नहीं जो मैंने ना खेली है। फिर ये तो कमाल हो गया, एंग्री बर्ड इन स्पेस नहीं खेली तूने। हाँ जी सर तो खेलता हूँ सर। तू एंग्री बर्ड इन स्पेस देखेगा ना, हाँ जी। एंग्री बर्ड इन स्पेस में आपको बहुत सारे प्लैनेट सिखाए जाएंगे। तो एक प्लेनेट यहाँ बना होगा, कोई हाँ प्लेनेट जी। यहाँ बना होगा, और हर एक प्लेनेट के अराउंड एक छोटा सा ऐसे ट्रांसपेरेंट सा रीजन बना होगा। हाँ जी। और जब आप यहाँ से बर्ड प्रोजेक्ट करते हो, हाँ तो जी। बर्ड अगर इसके इस ट्रांसपेरेंट रीजन में घुस गया तो हाँ वो जी। इसका चक्कर काट जाएगा। अच्छा। तो इस प्लेनेट के अराउंड ये जो ट्रांसपेरेंट सा रीजन है ना, हाँ ये जी। उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड देखो। कहलाता है। अच्छा। क्या कहलाता है। ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड। थ्री। तो बेसिकली प्लेनेट के चारों तरफ उसकी एक फील्ड एग्जिस्ट करती है, जिसके अंदर हम सब लोग ट्रैप्ड हैं, हम सब लोग मतलब तुम मैं सब।
जैसे एटम में न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड हैं और वो फंसे हुए हैं और वो घूम रहे हैं बेचारे उसके अराउंड। हाँ जी, ऐसे ही सोलर सिस्टम में सारे प्लेनेट सन की ग्रेविटी में ट्रैप्ड हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर। हाँ, तो मैं हमारे चारों तरफ जो सबसे कॉमन फोर्स एग्जिस्ट करती है दैट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। ठीक है, तो यस सर। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ का जो प्रॉपर फॉर्मूला है वो तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया जाता है। यस सर। तो ग्रेविटेशनल का जो कॉमन फॉर्मूला है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया जाता है, जिसमें हम ये बात करते हैं ये कोई भी मास m है हाँ जी, और ये कोई दूसरा मास m है, तो ये हाँ दोनों जी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जी m बाय आर आर स्क्वायर। के बराबर होती है, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। सर इसमें हम अर्थ को स्फेरिकल मान लेते हैं ना मेनली। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्लेनेट अर्थ है हाँ जी, और ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है। दिस ऑब्जेक्ट में बी अ मून और दिस में बी अ फॉलिंग एप्पल और हाँ दिस जी, में फॉलिंग स्टोन और अ फुटबॉल कीप्स ऑन ग्राउंड, है ना। यस सर। ये प्लेनेट अर्थ या तू और मैं इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, हाँ ऑब्जेक्ट जी, अर्थ को उधर अट्रैक्ट कर रहा होगा। हाँ जी, यहाँ पे yes, मैं sir. ऐड ऑन करना चाहूंगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जो भी फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन डेवलप होती हैं ऑब्जेक्ट्स के बीच में हाँ जी, वो हमेशा पेयर्स में होती हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस के। इसका मतलब ये है कहने का कि अगर ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पर कोई फोर्स लगाता है तो हाँ एट जी, द सेम टाइम ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए पर उसके फोर्स इक्वल फोर्स लगाता है। इसकी बड़ी अलग अलग तरीके की स्टेटमेंट है। एक तो जो बहुत सिंपल थी, बचपन से तुम याद करते आ रहे हो, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन, राइट सर। तो ये एक कॉमन सी स्टेटमेंट है, कैची सी लाइन है, हाँ इसलिए जी, इसको ऐसे याद करवा दिया जाता है, बट ये अपने बिल्कुल काम की नहीं है, इसको याद रखना ही नहीं है तुम्हें। ठीक है काम सर। की बात क्या याद रखनी है? फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। स्कूल में ये लिख दियो, ठीक है, ठीक है सर। ऊपर वाली। फोर्सेस हाँ जी, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। दुनिया की कोई फोर्स अकेली नहीं होती। अगर आपको कहीं पर यूनिवर्स में किसी भी एक पॉइंट पर एक फोर्स लगती हुई दिखाई दे रही है तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि उसके इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स कहीं दूसरी जगह पर लग रही होगी। इफ एट एनी पॉइंट इन दिस यूनिवर्स a force is acting, यस सर। then there must be an equal and opposite force acting at some other. यस सर। अदर अब इसकी प्रॉपर स्टेटमेंट ये है, हाँ जी, ये कहता है फोर्सेस हमेशा इंटरैक्शन से डेवलप होती हैं। दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और फोर्स लगाते हैं। और हाँ whenever जी, an object, suppose A, हाँ जी, exerts a force on another object, हाँ जी, let us say बी then simultaneously बी एक्सर्ट्स B exerts an equal and ऑपोजिट opposite force
ऑन ए। ए, यस किसको एक्शन कहेंगे, किसको रिएक्शन कहेंगे? सर। एक्शन ऑब्जेक्ट ए की जो फोर्स होगी बी पे उसको हम एक्शन कहते हैं, रिएक्शन बी की जो फोर्स होगी ए पे उसको रिएक्शन कहेंगे। कौन पहले पिक्चर में आता है? हाँ यस सर, सिंपल आता है। कौन पहले पिक्चर में आता है? फोर्स बाय ए ऑन बी, यस सर, हाँ जी ऑन बी बाय ए, फोर्स ऑन सर। ए बी बाय ए, ए या फिर फोर्स ऑन ए बाय बी? फोर्स ऑन बी बाय। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, मैंने लिखा है साइमल्टेनियसली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइमल्टेनियसली? से एक साथ, दोनों एक साथ आएंगी। तो बोथ को एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। जी, मुर्गी पहले आई या अंडा? बात है सर, बट इसका आंसर निकला नहीं ना कभी। हाँ, तो इस चीज का कोई जवाब नहीं है ना यार। नहीं है यस सर। तो बोथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। तो ऊपर वाले ने एक मुर्गी बनाई, एक अंडा बनाया। नहीं होना है। हाँ जी वो एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली। और तो एनी वन ऑफ देम मे बी कॉल्ड एज एक्शन। सो एनी वन ऑफ one of मे बी them may be कॉल्ड called एक्शन। as action, एक्शन, and the other रिएक्शन, as the रिएक्शन। ठीक है। यस सर। एफ बी बाई ए, फोर्स ऑन बी बाई ए को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एफ बी बाई ए से। फोर्स ऑन ए बाई बी को मैं नोटेशन दे रहा हूँ एफ ए बाई बी, ए बाई बी फोर्स ऑन बी बाई ए। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है एफ जी बी बाई ए और एफ ए बाई बी इक्वल एंड ऑपोजिट होती हैं। ठीक है। यस सर। ठीक। यस सर। सर इसमें हम पहले वो लिखते हैं जिस पे फोर्स लग रही है, जैसे बी वाई लिखा हमने। फोर्स ऑन भी तो मैंने कन्वेंशन बनाई है, कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन नहीं है ये। अच्छा ठीक है। फोर्स ऑन बी बाय ए तो एफ बी बाय ए है ना। हाँ जी। कोई ऐसे भी कह सकता है, मतलब यूजुअली यही यूज करते हैं, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कोई इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं है इसका, बट यूजुअली बुक्स में ऐसे ही लिखा रहता है एफ ए बी मतलब फोर्स ऑन ए बाय बी। ठीक है सर। वो बाय है ना यार, बी बाय ए, मैं बाय ए हाँ इसलिए जी। कहता हूँ ताकि याद रहे बी बाय ए, है ना। हाँ जी सर। बी बाय। तो हमारी सबसे जो कॉमन फोर्स हमारे अराउंड है दैट इज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। अर्थ। प्लैनेट अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है अपनी तरफ, और ये फोर्स हमारी एम बाय आर स्क्वायर के बराबर, राइट। हाँ अब जी सर। अर्थ भी एक्सेलरेट करेगी इसकी वजह से, और ऑब्जेक्ट भी एक्सेलरेट करेगा। हाँ जी। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी होगी? सो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट उस पे एफ माइनस एफ के मास से डिवाइड कर देंगे। हाँ जी। क्या बोल रहा था तू? सो क्या माइनस एफ बोल रहा था, क्योंकि हम जैसे उसको सीधी मानते हैं, उसको पॉजिटिव मानेंगे पहली वाली को, तो इसको नेगेटिव। तो लेफ्ट की तरफ बोलेंगे ना, माइनस साइन बताने के लिए तो प्लस साइन बताना पड़ेगा ना, प्लस किधर है। हाँ जी सर। लेफ्ट बोल रहे थे। हाँ, तो राइट प्लस ले ले, तू कह रहा है सर राइट को प्लस हाँ और जी, लेफ्ट लेफ्ट को माइनस को ले लेते हैं, तो ये माइनस हो जाएगी, है ना। हाँ जी सर। ठीक है, मैग्नीट्यूड लिखते हैं पहले, कितनी हाँ आएगी जी। मैग्नीट्यूड? एफ तो ये हो गया जी एम जी, बिगर मास, बिगर ऑब्जेक्ट का मास। तो प्लेनेट अर्थ का मास आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। एम हाँ इज जी द सर। मास ऑफ प्लेनेट अर्थ। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ? एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ सर ये हो गया जी, जी कांस्टेंट वाला सर, ऑब्जेक्ट की मास बाय आर स्क्वायर। है ना। हाँ जी सर। तो क्लियरली acceleration of earth is going to be much much smaller than acceleration of the object, क्योंकि राइट ये सर। मास ऑफ द अर्थ है। मास ऑफ द अर्थ जो है वो 10⁻24 kg के ऑर्डर का होता है। हाँ जी। एक एप्पल गिरा दिया हमने तो बता, मतलब क्या 1 किलो एप्पल तो मतलब आधे किलो का भी नहीं होता होगा। 100 ग्राम का। 100 ग्राम का ले ले, 200 ग्राम का हाँ ले जी। ले, ठीक है। हाँ जी। स्टोन गिरा दी बड़ी सारी, 100 किलो का पत्थर भी गिरा दिया, 1000 किलो का पत्थर भी गिरा दिया, तो भी इग्नोर कर सकता हूँ मैं उसके मास को, है ना।
हाँ जी सर, कर सकते हैं आराम से। when simple objects like stones और मतलब 1000-2000 किलो के ऑब्जेक्ट भी अगर अर्थ के सरफेस के नीचे गिर रहे हैं, हाँ जी, अर्थ की जो अपवर्ड एक्सेलरेशन आने वाली है वो इग्नोर की जा सकती है। की जा सकती है। तो प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस के लिए हम अर्थ की एक्सेलरेशन को इग्नोर कर देते हैं, और ये मैंने लास्ट क्लास में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डिस्कशन में तेरे को बताया था कि हाँ हम जी, अर्थ को मान के चलते कि वो एक्सेलरेट नहीं कर रही है ना, यस सर। तो वी इग्नोर द एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ और हम केवल ऑब्जेक्ट को गिरते हुए देखते हैं। तो रूटीन में इस चैप्टर के अंदर, इस हाँ जी, पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, तो तेरे को ऐसे सिचुएशन दिखाई जाएगी, ये प्लेनेट अर्थ, हाँ जी, ये अर्थ का सरफेस, ठीक है, यस सर। और यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया एच साइड से, हाँ जी, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो लग रही होगी जी, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बाय द बाय रेडियस अर्थ का अपॉन द रेडियस डिस्टेंस। प्लस एच का स्क्वायर, क्यों भाई? हाँ जी सर, क्योंकि हाइट ऊपर है, अब एच ऊपर आर है जो उसमें। है आपका वो 6400 किलोमीटर होता है, एच अगर बहुत लेस देन आर है, हाँ जी, तो हम आर उसको प्लस एच को आगे की लगभग तरफ। आर मान लेते हैं, और उस केस में इस फोर्स को अप्रोक्सीमेटली जीएम बाय आर स्क्वायर लिख देते हैं, जीएम बाय आर स्क्वायर, ठीक है। यस सर। उस केस में जो हमारी एक्सेलरेशन आएगी वो जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर आएगी, इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉल्ड दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। राइट सर। और इसको हम फोर्स को आगे से लिख देंगे एम जी, जी, यस सर। तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स को एम जी, वेयर जी, जी इज जी एम जी बाय एम आर आर स्क्वायर। स्क्वायर। तो हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल लग रही है, और हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलरेडी मालूम है, तो यूजुअली हम अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल को एम जी, जी, प्रॉपर क्या? फॉर्मूला ये है, हाँ लेकिन हम जी, इसको एम जी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हैं, परफेक्ट सर। ठीक है। यस सर। और इसको भी आप देखेंगे, इसको डायग्राम को ऐसे बनाया जाएगा, बिकॉज हम बहुत ज्यादा डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, हाँ जी, अर्थ सरफेस एज फ्लैट, ठीक है। यस सर। तो अगर अपन मतलब 2 4 5 किलोमीटर चल रहे हैं अर्थ के सरफेस पे, तो उसको फ्लैट बनाने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी हाँ, सर, उसमें 200 किलोमीटर आप चल रहे हो तो ऑब्वियसली आपको अर्थ के कर्वेचर को इग्नोर नहीं करना। हाँ जी सर, वो नहीं कर सकते। तो सरफेस ऑफ अर्थ इज यूजुअली टेकन एज फ्लैट, और सरफेस ऑफ अर्थ पे अगर ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, किसी को यहाँ रख दिया, तो उसके ऊपर फोर्स लग रही फोर्स, है, हाँ जी, जिसकी वैल्यू m इंटू जी के बराबर, जी, कितना? ये फोर्स पर लग रही है, हाँ जी, इस पे लग रही है, ऑन दी ऑब्जेक्ट या ब्लॉक ब्लॉक। ऑफ मास m, ठीक है, यस सर। बाय बाय अर्थ। पर। आप ऐसा देखेंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत सारे मूव करते हुए दिखाई देंगे, तो जब उन ब्लॉक्स के मोशन को डिस्क्राइब करेंगे तो उन सब के ऊपर एक mg नाम की फोर्स नीचे की तरफ लगती हुई दिखाई देंगे। यस सर। Now if I ask you that suppose this is action, suppose this is the action, हाँ जी the reaction of this force. सर, इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, हम्म, इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। इधर नहीं पूछा, कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ है वो, आइडेंटिफाई द रिएक्शन, कहाँ लग रही है वो फोर्स, सर वो मास पे लगेगी, वो ऑब्जेक्ट पे लगेगी। ये किस पे लगी है, सॉरी सर, वो अर्थ पे लगेगी, ये ऑब्जेक्ट पे लगी है तो वो अर्थ पे लगेगी। है ना। वो मास ऑब्जेक्ट, उस मास ऑफ ऑब्जेक्ट लगाएगा उस पे, अर्थ पे फोर्स। तो ये वाली फोर्स है, ये वाली, है ना, हाँ जी सर। समझ में आ रही है बात। यस सर, आगे सर। आप देखेंगे कि हम अब इतना बड़ा डायग्राम तो बनाएंगे, हाँ अब जी, एक्चुअली डायग्राम बनाना चाहिए ऐसे, अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है,
और इस ब्लॉक पे फोर्स लग रही है mg और हाँ जी हाँ जी होगी और ये भी mg होगी। हाँ जी रिएक्शन इंटरेक्शन ऑब्जेक्ट एनर्जी ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ जी सर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन तो आप देखेंगे फोर्सेस एक्चुअली ऐसे लग रही होंगी, लेकिन हम डायग्राम बस इतना ही बनाएंगे। ठीक है सर फ्लैट बात नहीं तो इसका रिएक्शन यूजुअली आपको डायग्राम्स में दिखाई नहीं देगा, हाँ जी पता होना चाहिए इसका रिएक्शन कहाँ हो रहा है। यस सर ये हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात होगी। दूसरी जो फोर्स अपने को रूटीन लाइफ में दिखाई देती है वो डेवलप होती है फिजिकल कांटेक्ट से। तुझे किसी ग्लास को पकड़ के उठाना है, तूने तूने अपने जी हाथ में पेन पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो किसी हाँ जी ऑब्जेक्ट होल्ड कर रहा है, तो होल्ड करने के लिए किसी यू हैव टू टच दैट ऑब्जेक्ट, प्रेस इट एंड देन होल्ड इट, राइट। राइट सर तो जब आप किसी ग्लास को, किसी कंटेनर को, किसी बॉक्स को उठा के होल्ड करना चाहते हो, you हाँ have जी to touch that object in order to hold that object. In order to apply a force on that, to move it, to raise it up or to hold it in space, you हाँ need to come in contact with that object. हाँ जी Gravitational force के लिए कोई contact की जरूरत नहीं थी, है ना। यस सर हाँ जी कोई कांटेक्ट की जरूरत नहीं है अच्छा कांटेक्ट फुल कांटेक्टलेस For gravitational interaction, हाँ जी no physical contact इट्स required. रिक्वायर्ड मतलब अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ या फ्रीली फॉल कर रहा, दोनों केस में लग रही है ना। चेंबर यस सर ऐसी फोर्स कॉन्टैक्टलेस फोर्स फील्ड फोर्स बोलते हैं। इस कॉन्टैक्टलेस फोर्स को 1 मिनट होल्ड करना है। हाँ जी हाँ जी। यस सर अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के अलावा और भी कॉन्टैक्टलेस फोर्सेस होती हैं। तूने देखा होगा बचपन से खेलते हैं अपन मैग्नेट्स को लेके, तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को बिना टच किए अपनी तरफ से अट्रैक्ट कर लेता है ना। हाँ जी सर तो ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स के अलावा मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स भी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स भी होती है। हाँ तो जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स में क्या होता है, तूने कभी वो खेल किया हो, एक स्केल से अपनी शर्ट पर अगर स्केल चार्ज हो जाता है, उसको पेपर के पीसेस के पास लेके जा, वो पेपर के पीसेस को अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर लेते हैं है ना। हाँ जी सर तो वो चार्जेस की वजह से जो फोर्स होती है, तो वो सारी फील्ड फोर्सेस होती हैं। तो अगर आप बेसिक इंटरेक्शन की बात करें तो अदर फंडामेंटल इंटरेक्शंस, अदर फंडामेंटल interactions are इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, हाँ जी जो चार्जेस और मैग्नेट्स की बीच की फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करता है। हाँ जी और न्यूक्लियर इंटरेक्शन, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के बीच में एक एडिशनल इंटरेक्शन होता है, न्यूक्लियर इंटरेक्शन बोलते हैं। केवल आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए आपको बता रहा हूँ। हाँ जी आपको रूटीन लाइफ में जो चार्जेस हैं वो बैलेंस होते हैं और ज्यादातर ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होते हैं, इसलिए आपको रूटीन लाइफ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और न्यूक्लियर इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलता। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन इतना ज्यादा इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि ग्रेविटी में केवल अट्रैक्टिव फोर्स होती है, रिपल्सिव होती ही नहीं, है ना। हाँ जी सर सर ऐसी और कोई फोर्स नहीं ना जिसमें सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है हाँ, तो सिंस ग्रेविटी इज ऑलवेज अट्रैक्टिव तो वो कैंसिल नहीं होती, हाँ जी yes, sir. है ना। हाँ जी सर और इसलिए ये अपने को सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग दिखाई देती है, मतलब स्ट्रांग दिखाई देती है। सबसे ज्यादा हम सराउंडिंग में यही देख पाते हैं हाँ, जबकि ये है नहीं स्ट्रांग इतनी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन इससे ज्यादा कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन क्योंकि वो
कैंसिल हो जाती है तो वो दिखती नहीं जल्दी से अपने को। हाँ जी सर, ये हम चाहते हैं। अब इसके अलावा जो मैं अभी बात कर रहा था, तूने ग्लास को होल्ड करना है, टच करना है, उठाना है, तो दे आर हाँ ऑल जी। कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो you will see n number of contact forces around us. They हाँ जी। arise due to physical contact between objects. Due to physical contact कॉन्टैक्ट between objects. ऑब्जेक्ट्स। और ये forces they हाँ arise जी। due to electromagnetic interaction. Due राइट। to electromagnetic interaction. ठीक है। अब ये कैसे अराइज करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की वजह से? तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये न्यूट्रल है, हाँ जी। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये भी न्यूट्रल है। जब ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं तो हाँ ये जी। न्यूट्रल न्यूट्रल एक दूसरे को कुछ नहीं कह रहे, दोनों को एक दूसरे का चार्ज दिख ही नहीं रहा। हाँ जी। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट क्लोज आ जाते हैं बहुत ज्यादा, हाँ जी। इनके चार्जेस, चार्ज तो है ही ना, पॉजिटिव भी है इनके पास हाँ जी। और नेगेटिव भी है। यस सर। तो इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव को रिपेल करता है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, आप करते हैं, यस सर। नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। तो हाँ इनके जी। बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों डेवलप हो सकती है। हाँ जी सर, तो हो जब सकता है। पास आ जाते हैं तो चार्जेस दिखने शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से इनके बीच में एक इंटरेक्शन डेवलप हो जाता है। मैं इसकी बिल्कुल बारीकी में नहीं जा रहा हूँ कि ये कितना होता है, कैसे आता है, मैं केवल आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने अपने हाथ में पेन पकड़ा हुआ है तो हाँ आप जी। हाथ से पेन पे जो प्रेसिंग फोर्स लगा रहे हो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओरिजिन की फोर्स है। या आप फ्रिक्शन बार बार बोल रहे हो, हाँ ठीक जी। है, तो जिस फोर्स से आप कार को पुश करते हो, ग्राउंड को पुश करते हो, ग्राउंड पे चलते हो, रस्सी से बांध के लोगों को खींच लेते हो, ये जो सारी फोर्सेस आपकी आती हैं रूटीन लाइफ में, ये हाँ सब जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की फोर्सेस होती हैं। सर, ठीक है। तो यस दे सर। contact forces and they arise due to physical contact between the objects and they arise due to the electromagnetic interaction। ये तो मतलब थियोरेटिकल बात है उसके बारे में। हाँ जी। अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओरिजिन की जो फोर्सेस हैं, हाँ उसमें जी। हम कौन कौन सी फोर्सेस पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे नॉर्मल प्रेसिंग फोर्स। हाँ जी। आपने किसी चीज को पुश करना है, हाँ जी। वो जो पुश है वो एक नॉर्मल प्रेसिंग फोर्स है। फोर्स। ठीक है। हाँ जी सर। फिर एक आती है फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ जी। इसके अलावा आप देखेंगे यूजुअल लाइफ में आप ऑब्जेक्ट्स को रोप से या स्ट्रिंग से कनेक्ट करके पुल कर सकते हैं। हाँ जी सर, कर सकते हैं। तो पुलिंग फोर्सेस exerted by ropes और pulling forces exerted by springs यस सर, स्विंग से हो सकते हैं। या फिर पुल और पुश विद द हेल्प ऑफ रिजिड बार्स, है ना, तो रॉड से भी तो धक्का दे सकता है। हाँ जी। हाँ जी सर, दे सकते हैं। जो ये पुल और पुश बाय रिजिड बार्स होगी ये नॉर्मल प्रेसिंग फोर्स जैसी हो जाएगी। हाँ जी। और जो ये रोप और स्प्रिंग वाली है ये पुलिंग फोर्स हो जाएगी। रस्सी से आप किसी ऑब्जेक्ट को केवल पुल कर सकते हो, स्प्रिंग से पुश भी कर सकते हो। हाँ जी सर। एक ऑब्जेक्ट है हाँ यहाँ पे जी। रखा हुआ है ग्राउंड पे, यू कैन कनेक्ट अ स्प्रिंग हाँ जी। ओवर हियर हाँ एंड यू जी। कैन पुश ऑन टू दिस स्प्रिंग टू पुश हाँ द जी। ब्लॉक, है ना। हाँ जी, तो आप स्प्रिंग की हेल्प से इस ब्लॉक को पुश कर सकते हो, कर सकते हैं। यस सर। बट आप एक रोप की हेल्प से इसको पुश नहीं कर सकते, सिर्फ पुल कर सकते है ना। क्यों भी लग रहा है ऐसा? अगर हैं। हाँ आप सर। बंधे रोप, हाँ जी। इसको ऐसे पुश करेंगे तो क्या होगा? यस सर, कुछ नहीं होगा सर। रोप तो रोप ढीली में हो मूवमेंट जाएगी, आएगी। हाँ जी। रोप लूज हो जाएगी, रोप बिकम स्लैप। हाँ जी। हाँ, लेकिन आप रोप की हेल्प से पुल कर सकते हो।
तो इस ब्लॉक पे आपने एक रोप अटैच की and now you can pull onto this rope and the rope will pull onto the block, है ना? हाँ जी सर, समझ में आ रही बात आपको? हाँ जी सर आ रही है कि रोप से हम पुश नहीं इन कर सकते। सारी फोर्सेस के बारे में एक एक बारे में बात करता हूँ और इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, ठीक? ठीक है सर। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ नॉर्मल प्रेसिंग फोर्स। इसको नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स यूजुअली बोलते हैं। मैं नॉर्मल प्रेसिंग फोर्स पसंद करता हूँ बोलना, उससे फील आ जाती है फोर्स कैसे लग रही होगी। हाँ पर ठीक, जी। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्चुअली इट इज नॉर्मल प्रेसिंग फोर्स। ओके, नॉर्मल प्रेसिंग फोर्स। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स किसको बोलते हैं? तो दी फोर्स perpendicular to the हाँ जी। surface by सरफेस which two surfaces obviously in contact press सरफेस or यस सर। push against each other. यस The force perpendicular to the surface by which two surfaces press or push against पुल्स each other. For example, हाँ जी। आपने ये ग्राउंड पे एक ऑब्जेक्ट रखा, हाँ जी। तो इस ऑब्जेक्ट का जो बॉटम सरफेस है हाँ जी। वो ग्राउंड के अगेंस्ट प्रेस कर रहा होगा। इसका राइट सर। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को विजुलाइज करूं अलग से, जी। तो यहाँ पे मेरे को इस पे ऐसे एक प्रेसिंग फोर्स लगती हुई दिखाई दे रही होगी। इसको मैं नॉर्मल फोर्स लगा रहा हूँ। कितने लगाई है? हाँ जी। दिस इज फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट फोर्स हाँ जी ऑब्जेक्ट राइट सर। बाय, और ग्राउंड बोलना पसंद करेंगे, बाय अर्थ नहीं, दिस इज नॉट द ग्रेविटेशनल फोर्स। बिल्कुल सरफेस के बारे में फोकस करना, जिस सरफेस के साथ वो कांटेक्ट में है। हाँ जी। फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट बाय ग्राउंड, राइट? हाँ जी सर। और अगर मैं इस ग्राउंड के बारे में यहाँ पर विजुलाइज करूं, तो ग्राउंड के जितने पार्ट को ब्लॉक टच कर रहा है उतने पार्ट पे फोर्स लगी है। इसका रिएक्शन लग रहा होगा। ए ने बी पर फोर्स लगाई, बदले में बी ने ए पर फोर्स लगाई। हाँ जी। एनी वन ऑफ देम मे बी कॉल्ड एज एक्शन एक्शन और रिएक्शन and the other may be called as the reaction, and this is the force on the object. ground। भाई ध्यान से सुन ले, ठीक से बोल, किसके ऊपर Sorry, फोर्स लगी है? सर ग्राउंड पे फोर्स लगी, ऑब्जेक्ट लगा रहा है। हाँ, तो अगर ये बात तेरे को नहीं क्लियर होगी तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ मर्जी मत बोल, बी सीरियस, क्योंकि अभी तो एक ऑब्जेक्ट आया, जब 4-4 5-5 ऑब्जेक्ट आ जाएंगे फंस जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो बहुत केयरफुली सोच, विजुअलाइज कर कि भैया ये फोर्स किस पर लगी और किसने लगाई। ठीक है, हाँ जी सर। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ऊपर की तरफ पुश लग रही है, किसने लगाई? सब पुश, सब ग्राउंड ने लगाई ऑब्जेक्ट की तरफ। हाँ, और बदले में? सब बदले में ऑब्जेक्ट लगा रहा है फोर्स ग्राउंड की तरफ। ठीक है, इसके अलावा ऑब्जेक्ट पे और भी कोई फोर्स लग रही होगी? सर ऑब्जेक्ट पे लग सकती है सर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल बाय अर्थ, है ना? हाँ जी। एक और फोर्स लग रही होगी m into g। जी। सपोज m is the mass of the object। ये क्या है, ये किसने लगाई? सर बाय अर्थ। अगर ये एक्शन है तो इसका रिएक्शन कहाँ है? सर इसका रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स। अब ऑब्जेक्ट लगाएगा, ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ लगाएगा सर फोर्स। ठीक से बोल। सर अर्थ ऑब्जेक्ट को भी, सर जैसे ही अब आपने एरो बना रखा है ऑब्जेक्ट में फर्स्ट एक्शन जहाँ पे लिखा हुआ वैसे ही तो होएगी फोर्स।
हाँ तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इफ दिस फोर्स mg इज एन एक्शन, हाँ जी, वेयर इज द येलो, सर येलो एरो, ये वाला, सर ऊपर वाला एरो टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। ये 4 एरो, हाँ जी, हाँ जी सर। ये 4 एरो तो n को n ही है ना, ये हाँ जी 4 सर, एरो तो n के लिए लगाए थे, एंड के लिए लगाए थे। कि mg का रिएक्शन n है। हाँ जी, नहीं, इसका रिएक्शन तो ये है। ये हाँ जी सर, बट उसका एक मतलब अगर हम एक ही एरो ले तो वो टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट उसको हम कह सकते नहीं, हैं कि इसका रिएक्शन ये रहा, 4 एरो वहां लगाए थे, 4 एरो यहाँ लगाए हैं। सर बट मैं कह रहा हूँ कि ऐसी ही लगेगी फोर्स, इसी डायरेक्शन में लगेगी, बट ये चार मैं बोलने को कह रहा हूँ कि इसी डायरेक्शन में लगेगी। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है? Newton's every action has an equal opposite reaction. और कुछ बता। So, so, so every force work in pair. और So if an force is acting on an object, equal and opposite force will be acting by an object. ध्यान से बोल, सोच के। क्या सुन रहा है? हिंदी में बता ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? So वो कहता है कि जैसे अगर अर्थ ऑब्जेक्ट की तरफ फोर्स लगा रही है अपनी तरफ, की तो तरफ, ऑब्जेक्ट पहले की मतलब की तरफ नहीं, मतलब अर्थ ऑब्जेक्ट पे अगर एक फोर्स लगा रही है फोर्स तो लगा रही है, so अर्थ ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा रही है तो ऑब्जेक्ट भी अर्थ की तरफ एक फोर्स लगाएगा। की तरफ तो डायरेक्शन हो गया ना यार। So ऑब्जेक्ट अर्थ पे एक फोर्स लगाएगा, किधर को? सो ऑपोजिट ऑपोजिट फोर्स किसके होगी उसके। ऑपोजिट? किसके ऑपोजिट? सर जो अर्थ ऑब्जेक्ट की हाँ ऑब्जेक्ट पे तो लगा रहे फोर्स। अब बोल जरा न्यूटन्स थर्ड लॉ की स्टेटमेंट। सर इफ एन ऑब्जेक्ट ए exerts a force on object b then B also exerts a force on A in opposite direction, in equal and opposite opposite force, है ना? direction। हाँ जी, तो अब ये जो mg फोर्स है, ये किसने लगाई, किस पर लगाई? सर mg फोर्स अर्थ ने लगाई ऑब्जेक्ट पे, किधर लगाई? सर डाउनवर्ड्स, तो अब इसका रिएक्शन क्या हुआ? सर अपवर्ड्स, किसने लगाई किस पे? सर ऑब्जेक्ट ने लगाई अर्थ पे। कहाँ लगाई होगी वो? सर ऑपोजिट मतलब अपवर्ड, जैसे अगर वो डाउनवर्ड है अर्थ ने लगाई तो उसके ऑपोजिट अपवर्ड होगी। हाँ तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि सर देखो, ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, इसके ऊपर एक फोर्स mg लग रही है, तो अर्थ के सेंटर पे एक फोर्स mg लग रही है, ये एक्शन रिएक्शन। अर्थ के सेंटर पे एक फोर्स। अभी इतनी देर से तो ये समझा के आया था ना तेरे को मैं, हाँ जी, हाँ जी सर। इसलिए तेरे से मैंने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आप लैंग्वेज में खो जाओगे, आप बहुत इजी ले रहे हो, आप सुनो हाँ जी, आपको वो बड़ा सब कुछ कंफर्टेबल लग रहा है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने में जो एक्यूरेसी है आपको उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आ रही है, और आप उसकी जब मैं वही स्टेटमेंट आपसे करवाना चाह रहा हूँ तो आपकी लैंग्वेज इधर उधर हो रही है। यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज इन द लैंग्वेज दैट यू स्पीक। ठीक है? यस सर। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि यदि ए बी पर एक फोर्स लगाता है तो उसी समय साइमल्टेनियसली बी भी ए पर एक फोर्स लगा रहा होगा, जो कि उसके इक्वल एंड ऑपोजिट ऑपोजिट होगी। तो ए बी पर लगाएगा, बी ए पर ए, लगाएगा। अर्थ ने ऑब्जेक्ट पे लगाई, हाँ जी, और ऑब्जेक्ट ने अर्थ पे ऑब्जेक्ट ने लगाई। अर्थ पे लगाई। ठीक है, ये एन क्या है? फोर्स ऑन सही फोर्स, बाय, सो फोर्स बाय ग्राउंड। और उसका रिएक्शन क्या हो गया? सर उसका रिएक्शन हो गया कि ऑब्जेक्ट का फोर्स लगा रहा है ग्राउंड पे। है ना? तो फोर्स ऑन ग्राउंड बाय दी ऑब्जेक्ट, तो बाय ये एक्शन ऑब्जेक्ट। रिएक्शन अलग है। तो अब तेरे को mg का रिएक्शन एन दिखना नहीं चाहिए ना? हाँ जी सर, mg और n का रिएक्शन mg एंड n अलग अलग है। हाँ जी, mg एंड n and do not form action reaction pair। ठीक है, यस सर। आई बात समझ में? हाँ जी, तो सर हम कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल पुल है वो यूनिवर्सल है, जब भी अर्थ पे पड़ जाएगी, चाहे कोई हाँ और फोर्स भी लग रही हो। हाँ, वो तो लगी रही होगी।
ठीक है सबसे सर। पहले तो ये समझा ना, हम सब लोग हाँ अर्थ जी। पे हैं, तो वी आर ऑल बाउंड इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। तो एक फोर्स तो लगी रही होगी सब जगह पे। उसके अलावा एडिशनल फोर्सेस में से एक फोर्स मैंने तेरे को समझाई, नॉर्मल कांटेक्ट। हाँ जी। हाँ जी। तो सेंसिबली सोचेगा तो ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा, और सेंसिबली नहीं सोचने की बजाय केवल अपनी इंट्यूटिवली काम करने की कोशिश करेगा तो ये चैप्टर बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो डू नॉट बी इंट्यूटिव, फीलिंग्स से काम नहीं लेना है। ठीक है, यस सर। सीरियसली बोल रहा हूँ, फील नहीं करना है फोर्स को। तो एक बस में बैठा है, हाँ जी। बस अचानक आगे चल पड़ी, हाँ जी। तेरे को किधर को धक्का लगता है? पीछे को। हाँ, तो तेरे को किसने मारा धक्का पीछे की तरफ? तो किसी ने नहीं मारा, फोर्स ने मारा तेरे धक्का। को किसने धक्का मारा? कोई एजेंट तो चाहिए ना, हु एक्सर्टेड दैट पुश ऑन यू? सब बस एक्सर्टेड पुश ऑन मी। बस तो आगे चली है, तो वो तो तेरे को नीचे से आगे लेकर जा रही है, बस की सीट आगे गई और उसने तेरे बॉडी के लोअर पार्ट को आगे खींच लिया। नोबडी सर, पुल्ड यू बैक। सर तो क्योंकि मेरा नीचे वाला जो पार्ट था वो बस के कांटेक्ट में था, इसलिए वो उसके साथ गया, बट ऊपर वाला वो आगे, कांटेक्ट में नहीं था, हाँ, तो ऊपर वाला वहीं रह गया। वही रह गया, वहीं इसलिए रह गया ना, पीछे। किसी ने उसको पीछे धक्का तो नहीं मारा। नहीं सर। बट तेरे को फीलिंग क्या आ रही है? कि मैं पीछे को गया। तो तेरे को जो फीलिंग आ रही है ना वो गलत है। तो फोर्स की फीलिंग इमेजिनरी फोर्स की होती है, स्यूडो फोर्स की होती है। जिधर को फील हो रही है तो उधर नहीं लगती फोर्स ऐसे। समझ रहा है? हाँ जी सर। बस बैठे, बस आगे चल पड़ी, अपने को लगता है किसी ने पीछे धक्का मार दिया अपने को। एक्चुअली हुआ क्या, अपनी बॉडी का लोअर पार्ट आगे चल पड़ा। चल पड़ा, हम वहीं पे रह गए ऊपर वाला पार्ट। हाँ, तो इसलिए कह रहा हूँ डू नॉट बी इंट्यूटिव, नो फीलिंग्स। तो बी केयरफुल, ध्यान से सोचना है कि किसने फोर्स लगाई, किस पर लगाई। तो मान लो ऐसे करके मैंने 3 ब्लॉक्स का स्टैक बना दिया, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, हाँ और जी। सपोज ए, बी और सी। सी। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम एक डायग्राम बनाने वाले हैं जिसको हम नाम देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि हम इस सी को अकेले को विजुलाइज करेंगे, सी की स्टेट यही रखेंगे, लेकिन सी को अकेले को विजुलाइज करेंगे और सोचेंगे इस पे यार कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं और किसने लगाई। तो फ्री बॉडी डायग्राम में वी विल इमेजिनरली हाइपोथेटिकली रिमूव दिस थिंग्स फ्रॉम इट। बी एंड ए। हाँ, हाइपोथेटिकली मैंने रिमूव कर दिया और इस अकेले को विजुलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, उसको यस वहां सर। से उठा के साइड में नहीं रख लिया, ध्यान रखना इस बात पे। हाँ जी, उनको हटा दिया। हाँ, मतलब मैंने उसको वहां से निकाल के बाहर नहीं रख लिया, हाँ जी। मैंने केवल वहीं पर पड़े पड़े इमेजिन करना शुरू कर दिया कि सी अकेला और कोई नहीं है। कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी सी पे? सो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो एक लग रही डाउनवर्ड। होगी ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, इसको इसका वेट बोल देते हैं। ठीक है, हाँ जी सर, बोल सकते हैं। किसने लगाई है इस पे? सो बाय अर्थ। बाय अर्थ। और सर अब एक ग्राउंड भी फोर्स लगाएगा सी पे। ग्राउंड टच कर रहा है सी को? जादू से सर, ग्राउंड को फील्ड फोर्स नहीं लगा सकता। सब बी फोर्स लगा रहा होगा सी पे, क्योंकि वो हाँ, तो टच में है बी सी का के। सरफेस और सी का सरफेस कांटेक्ट में है। तो सिंस, अब ध्यान से सुन ले, ऐसे सोचना है, हाँ सिंस जी। देयर इज ए कांटेक्ट बिटवीन बी एंड सी, देयर कुड बी ए कांटेक्ट फोर्स बिटवीन बी एंड सी। देयर इज नो कांटेक्ट बिटवीन सी एंड ए, देयर इज नो कांटेक्ट बिटवीन सी एंड ग्राउंड, so there is no force by A on C, there is no force by ground on C। ठीक, हाँ जी सर, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि सी भी ए पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा होगा। बिल्कुल। तो इस पे एक ऐसे हाँ जी। फोर्स लग रही होगी, और मैं ये 4 एरो दिखाने की बजाय सिंपलिसिटी के लिए बस एक सिंगल एरो से फिलहाल फोर्स दिखा देता हूँ। किसने लगाई? सो बाय बी। तो लेट अस कॉल इट एज N1। ठीक, यस सर। अब हम बनाते हैं बी का फ्री बॉडी डायग्राम।
है वहीं पड़ा बस, लेकिन इमेजिन अलग से कर रहा हूँ, उसको उठा के नहीं ले आया यहाँ पे, ठीक। हाँ जी सर। कौन कौन सी फोर्सेस इस पे? तो ग्रेविटेशनल मतलब वेट बाय अर्थ। सर एक सी लगा दी होगी फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या नाम दूं इसको? तो n2 दे देते हैं, n1 से n1 ही देते हैं बट उसका वन ही ऑपोजिट। देंगे। हाँ जी n1 ही देंगे। किसने लगाई? सो बाय ac। बाय सी। और कोई? सर यस सर, सर एक n2 फोर्स होगी जो a लगाएगा b पे। ऐसे? यस सर। बिल्कुल ठीक है जी। अब एक एफडी बनाते हैं। हाँ जी। कौन कौन सी फोर्सेस? fbd क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा अच्छा ठीक है। सर a पे एक वेट बाय अर्थ आएगी डाउनवर्ड में, एक n2 फोर्स आएगी जो b लगाएगा a पे। N2 किधर से लग रही है? सर बाय b। ऊपर से नीचे ना? यस सर, हाँ जी ऊपर से नीचे। हम्म। सर और एक ग्राउंड लगा होगा ऊपर की तरफ a पे, n3। N3 अगर एक्शन है तो उसका रिएक्शन कहाँ है? सर ऑपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स द ग्राउंड। कहाँ है पूछा है मैंने। सर किधर? नीचे की तरफ है। किस पे लग रहा होगा? सर ग्राउंड पे लग रहा होगा बाय a। तो ऐसे बोलना कहाँ है, मैंने पूछा कहाँ है, तो आप कहोगे सर इसका रिएक्शन ग्राउंड पे है। ग्राउंड पे। कहाँ है लोकेशन पूछ रहा ना, किस पे लग हाँ रही है, जी ठीक है सर। राइट। हाँ जी। किधर है? तो सर ग्राउंड पे। नीचे की तरफ है, हाँ जी। नॉर्मली डाउनवर्ड्स, राइट। यस सर। तो N3 इज द नॉर्मल प्रेसिंग फोर्स बिटवीन a ए एंड ग्राउंड, है ना। ग्राउंड। यस सर। ग्राउंड ए को ऊपर पुश कर रहा है और ए ग्राउंड को नीचे पुश कर दिया। सिमिलरली N2 इज द नॉर्मल प्रेसिंग फोर्स बिटवीन ए एंड बी। हाँ जी सर, n2 होगी उसके बीच में, तो a ये और b नॉर्मल के। प्रेसिंग फोर्स होगी और बी के बीच में, और N1 होगी नॉर्मल प्रेसिंग फोर्स बिटवीन b and c। ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, अगली क्लास में इसके ऊपर कैलकुलेशंस करेंगे। इसको अच्छे से पढ़ लियो भाई, यहाँ से आगे मैं बता रहा हूँ। और बहुत कैजुअल मिस्टेक्स, केयरलेस मिस्टेक्स होने वाली हैं, क्योंकि अभी आप इस चैप्टर को बहुत इंट्यूटिवली और बहुत लाइटली ले रहे हो। हाँ जी। ठीक है, तो ध्यान बस से एक एक जी नोट करना है। सर, वीडियो में ही देखते हुए कर लूंगा। चलो ठीक है। हाँ जी, ठीक है, बाय सर। ओके।